डिमांड। पिछले चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ज़रूरत कि इंसान एक चीज़ की ख्वाहिश करता है या उसको अगर डिमांड करता है या उसको सेटिस्फैक्शन हासिल करनी होती है तो कैसे पता लगेगा कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो जितना चाहता था उसने उसको अटेन कर लिया। अब ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लीड करता है कंज्यूमर की डिमांड को। जिस चीज़ की आपको नीड होगी, जिस चीज़ की आपको हाजत होगी, वो चीज़ आप मार्केट में जाके डिमांड करोगे। ठीक, तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डिमांड। अब जरा इसको देख लेते हैं कि ये होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। हाँ जी, आप फरमाइए। सीनियर साहब कहाँ बैठा है? कौन कौन है सीनियर? हाँ जी, वो सब एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि डिमांड क्या है? सर, कोई भी शख्स किसी खास जगह खास कीमत पर कोई भी चीज खरीदने के लिए तैयार हो। कोई शख्स किसी खास जगह खास कीमत पे कोई भी चीज़ खरीदने को तैयार हो। ज़बरदस्त। आप बताइए डिमांड क्या है? हाजत। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो डिज़ायर। गुड। हाँ जी, आप फरमाओ। सर मेन ज़रूरत जो नीड। नीड। अच्छा जी, आप फरमाइए। सर जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो हमें उस तरीके से मिल जाए, मतलब अगर हम 14,000 लेना चाहते हैं अगले से तो हमें उतना ही मिल जाए। हमारी वो गरीब आदमी 15 भी कह देते कुछ नहीं होता। तो जो हमारी डिमांड है वही हमें मिल जाए तो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा देखें, आम जुबान में डिमांड के मायने यही होंगे, लाइक डिज़ायर, नीड, विश, मगर इकोनॉमिक में उसके मीनिंग थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे कि उन्होंने तारीफ की कि कोई भी शख्स किसी खास कीमत पे खास जगह जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाए वो उसकी डिमांड कराती है। बेसिकली डेफिनेशन है। इसको अगर हम समराइज करें, आसान अल्फाज में बयान करें तो कोई भी चीज़ डिमांड उस वक्त तक नहीं बन सकती जब उसके पीछे दो चीज़ें बैक वक्त ना हो, कि उसकी विल टू परचेज और एबिलिटी टू परचेज। अगर दो चीजें एक ही वक्त मौजूद होंगी तो फिर हम उसको डिमांड कहेंगे इन इकोनॉमिक्स, वरना हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। यहां पर क्या है कि अगर एक बंदा किसी चीज को खरीदना चाहता है मगर खरीद नहीं सकता तो वो उसकी डिमांड नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी अगर कोई बेंगलो खरीदना चाहता है, ख्वाहिश तो है उसकी बट जेब में पैसे नहीं है, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो हम उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। एक शख्स, लेट सपोज आप लोग अगर कोई मोबाइल परचेज करना, मतलब परचेज कर सकते हो, अगर आपके जेब में इतना पैसा है कि कोई भी आईफोन या परचेज कर, या कोई और सैमसंग परचेज करके आ जाओ, मगर खरीदना नहीं चाहते, पावर है खरीदने की मगर उसकी विश नहीं है, विल नहीं है, तब भी डिमांड नहीं होगी। तो इसीलिए ये दो सेंट्रल पॉइंट है कि खरीदने की मतलब विल और उसकी एबिलिटी किसी मखसूस वक्त में और मखसूस जगह पे, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड। सही। तो अब आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर कि डिमांड के साथ प्राइस का रिलेशन क्या बनता है। हम जिस चीज को पढ़ने जाएंगे आगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कीमत और तलब में आपस में क्या ताल्लुक है? देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल्स। अच्छा, बोथ वेरिएबल कौन से हैं? एक वेरिएबल प्राइस है और दूसरा डिमांड है। प्राइस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं और डिमांड को डी से डिनोट कर रहा हूं। बात समझ आ रही है यहां तक? कोई डिफिकल्टी किसी को भी, कोई पॉइंट जो समझ ना आ रहा हो, ऐसे लग रहा हो पता नहीं क्या कह रहे हैं? नहीं।
अच्छा, यहां पर प्राइस है, यहां पर डिमांड। नेगेटिव मतलब ये होता है कि जब एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा कम होगा। दो वेरिएबल के दरमियान नेगेटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़े दूसरा कम हो उसको हम कहते हैं नेगेटिव। अगर दोनों वेरिएबल बढ़े और दोनों कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन पे है। तो इसमें क्या है कि जब कीमत बढ़ती है ना तो डिमांड कम हो जाती है। किसी भी चीज की जब कीमत बढ़ेगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। और जब कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये आम फहम सी बात है। टमाटर लेने जाते हो 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, 1 किलो फर्ज करो ले लिए, अब वो 10 से उसने कीमत कर दी 20, आप आधा किलो लोगे मिसाल। अगर वो 10 से 5 कर देता है टमाटर, जाके पता लगता है तो 5 रुपए किलो अचानक हो रहे हैं। बाजों का जिसने नहीं भी लेने होते वो भी ले लेता है। अचानक मार्केट में रेट 10 है, अचानक 5 रुपए किलो की आवाज कहीं से आ गई, आप जा रहे हो कोई और चीज लेने के लिए, आप जाकर टमाटर साथ ले जाओगे, सही। तो इसीलिए जो है ना इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहां तक बात समझ है? कोई डिफिकल्टी? ठीक। इसी अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? एक बात याद रखो, ये शक्लें पहले बतानी थी मगर उस टाइम जहन से निकल गई, अब जरा इसको देख लीजिए। जब भी हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए ग्राफ बनाएंगे ना तो वो इस तरीके से बनेगा। उसका जो झुकाव है ना, जो उसकी स्लोप होगी वो इस तरह होगी ऐसे। अगर हम बोलेंगे वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, 45 डिग्री लाइन वाला। ये वाला जो ग्राफ है ना ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है और ये वाला ग्राफ नेगेटिव रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। अब बताओ डिमांड में कौन सा वाला ग्राफ बनेगा? ऊपर वाला। दैट इज द थिंग। यार आप लोग सारी इकोनॉमिक्स आती है, मुझे ऐसे बुलाया हुआ है। हाँ अच्छा, अब आ जाओ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। इस चीज को ना देख के कि कीमत में इजाफे से डिमांड में कमी होती है, कीमत में कमी डिमांड में इजाफा, इकोनॉमिस्टों ने लॉ बना दिया, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये इकोनॉमिस्ट बड़े होशियार होते हैं, इनका ना काम कुछ नहीं होता, ये कोई ऐसी कोई ऊपर से चीज नहीं, ये करते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख के, लोगों का बिहेवियर देख के, ट्रेंड देख के, थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ के ना उसको लाजलू बना देते हैं। कुछ एजम्पशन लगा दी, कुछ सेट कर दिया, एक लॉ बना दिया। ये आप भी बना सकते हो। सोचो, ऑब्जर्वेशन करो। जो फर्स्ट हैंड स्टडी है ना, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, दैट इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज। जितने अब तक फिलोसॉफिकल थॉट्स पढ़े होंगे आपने, जितने आपने सोशियोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट देखे होंगे, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, लोगों ने क्या किया था, उन्होंने कोई किताबें तो नहीं पढ़ी थी बेसिक। हालांकि बुक बेसिकली रिफाइन करती है नॉलेज को एडवांस टर्म में। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, साथ साथ आपको जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, मगर फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड। आप चीजों को सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हो। हाँ, बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी, कोई पॉइंट? इसको लॉ ऑफ डिमांड कह दिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम, if price will increase then the demand of that commodity will decrease and vice versa। वाइस वर्सा मतलब पुट्ठा कर लो उस कॉन्सेप्ट को कि अगर मतलब कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, कीमत कम होती डिमांड बढ़ जाएगी। अदर थिंग रिमेनिंग सेम, इसको हम एक लफ्ज कहते हैं सेटरस पैरिबस। ये यूनानी लफ्ज है सेटरस पैरिबस। आपको लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में अदर थिंग रिमेनिंग सेम भी लिखा हुआ मिलेगा, सेटरस पैरिबस भी लिखा हुआ मिलेगा। दोनों की मीनिंग एक ही है, यानी कि बाकी हालात जूंगे तू रहे। ठीक हो गया? और ये एजम्पशन क्यों लगाई है? क्योंकि अगर इन एजम्पशन को रिलैक्स करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड गलत हो जाएगा।
अब एजम्पशन से मुराद देखें कैसे। अब आप लोग क्या कहते हो आपस में जब मिलना होता है एक दूसरे के साथ, अगर जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अगर गाड़ी का टायर पंचर नहीं होता, कोई और मसला नहीं होता, या कोई काम नहीं पड़ जाता, या कुछ हो जाता, तो मैं कल लाजमी आऊंगा या टाइम पे आऊंगा। कोई भी काम करने से पहले कुछ कंडीशन सेट कर देते हो आप लोग। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन गड़बड़ हो जाती है तो आप लोग वो काम नहीं कर सकते। द सेम थिंग इज डन इन दिस टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। कि उसने क्या किया बेसिकली कि कुछ एजम्पशन लगा दी कि अगर ये एजम्पशन नहीं बदलती, अगर ये चीजें सेम रहती हैं, तो कीमत में इजाफे से प्राइस डिमांड में कमी होगी और कीमत में कमी से डिमांड में इजाफा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कीमत अगर बढ़ती है ना तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, मगर अचानक आबादी बढ़ जाती है, उस इलाके के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड बढ़ जाता है, माइग्रेशन। अब कुछ दिन पहले सर्दियों में लोग मतलब वो नॉर्दर्न एरिया से माइग्रेट करके आए रहीम यार खान में। अब कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी, मगर इसके बावजूद उनकी डिमांड कम नहीं हुई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गए। वेदर आ जाता है, ये सर्दी के जो ड्रेस होते हैं, ये कोट वगैरह, इनकी अगर कीमत मिसाल के तौर पे कीमत अगर बढ़ भी जाए सर्दी में, तो इनकी डिमांड कम नहीं होती, बल्कि मजीद लोग परचेज करते हैं उसको। ऐसे ही एक बंदे ना एक चीज अच्छी बना रहा है, उसका टेस्ट, इसी को वो शेड्यूल और ग्राफ में जाहिर करता है। शेड्यूल और ग्राफ में कैसे जाहिर करता है, इसको देख लेते हैं। यहां पर प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी डिमांड है, सही। 5, 10, 15, 20। अब यहां पर कीमत बढ़ रही है, 5 से 10 हुई, 10 से 15, 15 से 20, और यहां पे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। कीमत 5 थी, डिमांड 20 यूनिट्स, 20 kg, कुछ भी एज्यूम कर लो। कीमत 15 होती है तो मतलब 10 होती है तो डिमांड 20 से कम होके 15 हो जाती है। ऐसे ही अगर कीमत आपकी जो 15 होती है मजीद बढ़ जाती है तो डिमांड और कम हो जाती है। ऐसे ही अगर कीमत आपकी मजीद कम हो जाती बढ़ जाती है तो डिमांड आपकी मजीद कम होके 5 पे आ जाती है। ठीक, ये क्या जाहिर किया इसने, नेगेटिव रिलेशन, सही। अगर यहां से ऐसे शुरू करो तो आपको कीमत बढ़ती नजर आएगी, मगर उसके बाद डिमांड कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बात समझ आ रही है कि कुछ भी नहीं आ रहा। अब इकोनॉमिक्स समझ आ रही होगी। वो असल में ना मैं पहले क्या करता था, पहले मैं डिमांड पढ़ाता था, फिर सप्लाई पढ़ाता क्या था, डिस्कस करते थे हम लोग। वो मगर कुछ ने कहा सर ये आप क्या करते हैं हमारे साथ, आप तो हमें पहले तीसरे चैप्टर पढ़ा देते हैं, ये अब जाती करते हैं हमारे साथ, पहले पढ़ाया करो, फिर दूसरा पढ़ाया करो, फिर तीसरा पढ़ाया करो। मैंने कहा ठीक है भाई, उस्ताद बन जाओ, मैं शागिर्द हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसको ना हम लोग ना ग्राफ के जरिए प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्राइस आएगी, यहां पर क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ऐसे ही है। कॉन्टिनेंट, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी मिकदार, मिकदार तलब। ठीक, अच्छा मैंने कॉन्टिनेंट बोल दिया था, कमाल हो गया यार। देखो अगर यहां पर कोई हमारे पॉलिटिशियन होते कहते स्लिप ऑफ टंग, बेशक वो आपके जर्मनी और जापान के बॉर्डर को मिला दें आपस में, 5 मतलब 20। ठीक है, ऐसे ही है। अगर हम पुराना गोशवारा देखें आप अपना, तो कुछ ऐसे ही मिलेगा ना।
वो पहले वाला ग्राफ जो हमने बनाया था वो आ गया? ठीक हो गया? चलो जी, अब उसकी एजम्पशंस हैं, वो आप उसको देखिएगा कि एजम्पशंस यानी कि क्या है, क्योंकि हमने बेसिक डिस्कस कर ले, वो आगे उसने तफसील से लिखी हुई है। ये किताब खोलिए, पहले चैप्टर पहले पेज पे उसने वैसे ही बयान किया हुआ है, अगले पेज पे उसने वो गोशवारा और ख़त दोनों बना दिए, फिर लिमिटेशन, लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, बाकी अब चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये क्या है, इसको हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।